आप सभी को नमस्कार। आज अपने उत्तर लेखन कार्यक्रम में एक समसामयिक प्रश्न लेकर आया हूं। आज का प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत से स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों के लिए एफडीआई नियमों में बदलाव किया है और यह बदलाव भारत के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार से हितकारी होगा, उसी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो प्रश्न सबको समझ में आ गया होगा, समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोई भी निवेशक है, कोई भी कंपनी है, तो किस तरह से भारत में निवेश कर सकता है। अभी प्रश्न पे, अपने उत्तर पे नहीं आ रहे हैं, पहले इसकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। तो कोई भी है तो वो या तो एफबीआई के माध्यम से आएगा या तो एफडीआई के माध्यम से आएगा। ठीक है, एफबीआई जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। एफपीआई में क्या है कि किसी कंपनी की 10% से कम हिस्सेदारी खरीद सकते हैं, 10% तक नहीं खरीद सकते। एफडीआई में क्या हो गया, 10% से ज्यादा हिस्सेदारी किसी कंपनी में खरीदना है तो आपको एफडीआई के अंतर्गत आना होगा। और यही जो घटनाक्रम है वो एफपीआई से संबंधित है। एचडीएफसी वाला जो संबंधित है हमारा, एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी थी जिसमें चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने 1% शेयर खरीदा था, वो हमारा यही था। तो उसी के संदर्भ में अभी हम बात करने वाले हैं। अब हमने समझ लिया एफपीआई और एफडीआई में क्या अंतर है, मूलभूत अंतर क्या है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि एफडीआई के अंतर्गत जो नियमों में चेंज हुआ है, एफडीआई नियमों में, तो एफडीआई के अंतर्गत कितने प्रकार से भारत में निवेश किया जाता है। तो पहला एक है ऑटोमेटिक रूट, एक है ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से निवेश होता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से जो निवेश होता है, ऑटोमेटिक रूट, इसमें किस तरह का निवेश होता है। ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से किसी भी जो कंपनी है बाहर की हमारी, वो भारत में निवेश कर सकती है, लेकिन शर्त यह होना चाहिए कि किसी प्रतिबंधित सूची में कंपनी ना हो, तो भारत में निवेश कर सकती है। और निवेश के बाद क्या बताना है, जब आपने निवेश कर दिया तो निवेश के बाद जानकारी जो हमारी एजेंसियां हैं उनको आपको सूचित करना होता है। इसमें भी कुछ क्षेत्र हैं जहां पे 100% एफडीआई की अनुमति है, जैसे रेल अवसंरचना। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे 26 से 49% एफडीआई की अनुमति है। तो इसमें क्या होता है कि आपको पूर्व में सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, आप चैनल के माध्यम से आइए और यहाँ पे निवेश कर दीजिए, लेकिन निवेश के बाद अपनी जानकारी को संबंधित एजेंसियों को सूचित करना होता है, देना होता है, साझा करना होता है। तो 26 कुछ क्षेत्रों में 26 से 49% तक है, कुछ में 100% है, जैसे रेल अवसंरचना, वो आपने देख लिया। इसके बाद दूसरा होता है हमारा जो निवेश है वो है रिस्ट्रिक्टेड रूट। ठीक है, इसमें क्या होता है रिस्ट्रिक्टेड रूट के अंतर्गत कि यदि आप भारत में एफडीआई निवेश करना चाहते हैं तो आपको क्या होगा, सरकार से पूर्व अनुमति लेना होगा। एक था ऑटोमेटिक, कोई अनुमति नहीं, आप आइए निवेश कर जाइए। दूसरा है कि अब आपको अनुमति लेना होगा, रिस्ट्रिक्टेड रूट के अंतर्गत आएंगे आप तो आपको अनुमति लेना होगा। जब सरकार अनुमति देगी तभी आप निवेश कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, समय ज्यादा लगता है, बहुत कम लोगों को ही इस तरह की जो है निवेश की अनुमति मिलती है, तो ज्यादातर लोग ऑटोमेटिक चैनल को ही प्रीफर करते हैं। तो रिस्ट्रिक्टेड रूट हो गया। तीसरा एक हो गया प्रोहिबिटेड, जहां पे आप अनुमति ही नहीं है एफडीआई की, तीसरा चैनल वो हमारा हो गया। तो 3 चैनल के माध्यम से भारत में एफडीआई आती है, ज्यादातर ऑटोमेटिक रूट से आती है, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड वाले में सरकार से अनुमति लेना पड़ता है। और आपको पता है कि रिस्ट्रिक्टेड रूट में पहले कौन कौन से देश, पाकिस्तान, याद रखिएगा पीटी में पूछा जा सकता है, पाकिस्तान और ये जो बांग्लादेश हैं, ये भले ही हमारे स्थल रुद्ध देश थे, लेकिन इनको ऑटोमेटिक रूट से अनुमति नहीं थी भारत में निवेश करने को। कोई भी निवेशक जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से होकर आता है वो भारत में ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत पहले भी निवेश नहीं कर सकता था। अब इसी में क्या किया गया है कि अन्य देशों को जोड़ दिया गया है। जैसे इसमें अब कौन सा जुड़ गया, अफगानिस्तान जुड़ गया, नेपाल जुड़ गया, भूटान, चीन हो गया, म्यांमार, अब सारे इसी में शामिल हो गए। पहले सिर्फ कौन कौन से थे, पाक और बांग्लादेश। ये दोनों क्यों थे, क्योंकि जानते हैं शत्रु देश है, पाकिस्तान शत्रु देश है। और बांग्लादेश की बात क्या है कि वहां पे कट्टरपंथ बहुत ज्यादा है, तो भारत सरकार को आशंका थी कि हवाला का कारोबार इसके माध्यम से हो सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश पर हमने पहले रोक लगाई थी, लेकिन मौजूदा समय में इसी श्रेणी में हमने अन्य स्थलरुद्ध देशों को भी जोड़ दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक हमारी पृष्ठभूमि बन गई। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्नों के बारे में, किस तरह से हमें लिखना है। तो प्रश्न था कि हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत से स्थलीय सीमा साझा करने वाले
सभी देशों से एफडीआई से संबंधित नियमों में बदलाव किया है। पहले में प्रश्न में पहले ही बता दिया कि भारत सरकार ने एफडीआई नियमों में बदलाव किया है उन देशों के लिए जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं। प्रश्न के दूसरे भाग में पूछ रहा है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था को किस तरह से लाभ होगा या किस तरह की चुनौतियां आएंगी, उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखेंगे कि वर्तमान समय में क्या हो रहा है। आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में वैश्वीकरण की दौर में सभी देश नीतियों को उदार रखते हैं, अपनी नीतियों को उदार रखते हैं, स्पष्ट रखते हैं, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में इस वैश्विक महामारी के दौर में जब चीन ने भारत के HDFC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में 1% की हिस्सेदारी खरीदी, उसके बाद उसके अवसरवादी रवैये को देखते हुए भारत सरकार ने एफडीआई से संबंधित नियमों में बदलाव किया है, ठीक है। अवसरवादी रवैये को देखते हुए भारत सरकार ने एफडीआई के नियमों में बदलाव किया है। ये चीज आप लिख दिए। अब आपको समझना है, प्रस्तावना में आप चीजें लिख सकते हैं और समझना भी है क्या कि वर्तमान समय में इस महामारी के दौर में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था एकदम डाउन है, बदहाल है, तो ऐसे में क्या है कि भारत की जो कंपनियां हैं उनके भी शेयर गिर गए हैं और लगभग 30% का अवमूल्यन हुआ है। कितना? 30% शेयरों के दाम घटे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों, जो मल्टीनेशनल कंपनियां थी, उनके शेयरों में 20% की कमी आई है, 20% उनके दाम घट गए हैं। ऐसे में क्या हो रहा है कि जब कंपनियों के शेयरों के दाम घट गए हैं, यदि कोई बाहर की कंपनी, बाहर का कोई देश अवसरवादी रवैये को रखते हुए कि किसी निवेश के लालच में नहीं, किसी दूसरा, उसका लक्ष्य कुछ दूसरा हो, ऐसे में यदि आके भारत की जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उसमें कुछ ही हिस्सेदारी खरीद लेता है, तो कुछ हिस्सेदारी 10% की हिस्सेदारी वो खरीद लेता है इस समय शेयर मार्केट से, क्योंकि शेयर मार्केट ओपन है तो हम रोक तो लगा नहीं सकते। आप एक चीज और जानिएगा कि भारत सरकार ने पारदर्शिता के लिए शेयर मार्केट को ना उसके समय को कम किया ना ही बंद किया। वहीं चीन जो है, चीन ने अपने शेयर मार्केट को, जो वहां का नव वर्ष मनाया जाता है, ल्यूनर ईयर बोलते हैं, तब से उसने शेयर मार्केट को बंद कर रखा था। लगातार 2 महीने से चीन का जो शेयर मार्केट था वो बंद था, क्योंकि वो उसको आशंका थी कि कुछ देश ऐसे हैं जैसे जो कार्य वो भारत में करना चाह रहा है वही उसके यहाँ भी कर सकते हैं, तो इसलिए अपने कंपनियों को बचाने के लिए, उसके शेयर ना गिरे, तो उसने शेयर मार्केट को क्लोज कर रखा था। लेकिन भारत सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था। शेयर मार्केट भारत सरकार का ओपन था और उसके समय में भी कम नहीं किया गया, जैसे जो उसका टाइमिंग होता है ओपन का, उसके समय में भी कमी नहीं की गई भारत सरकार ने पारदर्शिता रखने के लिए, जिससे कंपनियों का विश्वास भारत में बना रहे, वैश्विक निवेशकों का विश्वास जो है वो भारत में बना रहे। तो ऐसे में यदि 10% भी हिस्सेदारी किसी कंपनी में चीन खरीद लेता है, तो इससे क्या हो गया कि हम जो इसका प्रशासन होगा कंपनी का, अब वो जो कोई नीति निर्माण करेगा तो इस 10% वाले से भी राय लेना पड़ेगा उसको। और जब 10% वाले से राय लेगा, क्योंकि ये एक प्रकार से हमारा शत्रु देश है, लिखना नहीं है ये बात, यदि शत्रु देश से हम राय लेते हैं, चीन से हम राय लेते हैं, तो आप क्या देखने को पाओगे कि चीन जो है भारत के हित में जो भी नीतियां बनेंगी उसका चीन विरोध करेगा। वो क्या करेगा कि उसको लाभ हो, उसके देश को लाभ हो, उसकी कंपनियों को लाभ हो, इस तरह की नीतियां का निर्माण किया जाए। तो समस्या क्या थी, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि क्या समस्या थी, किस लिए भारत सरकार ने ये कदम उठाया है। अब भारत सरकार ने जो कदम उठा दिया है उसके बारे में अभी हम आगे बात करते हैं। दूसरी बात यदि हम करें तो चीन ने जो कंपनी लिया है, बैंक में निवेश किया है, और आप जानते हैं बैंक जो है अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। यदि बैंकिंग सेक्टर हमारे कंट्रोल में ना रहा, हमारे अधीन ना रहा, तो निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था बहुत गंभीर चुनौतियों का सामना करेगी। तो इसलिए भारत सरकार ने त्वरित कदम उठाया जिससे चीन की अवसरवादी रवैये को रोका जा सके। तो प्रस्तावना में किन चीजों को लिखना है, 3 से 4 लाइन में आपको बताना है कि क्या कारण था, किस वजह से भारत सरकार ने यह कदम उठाया है। इसके बाद यदि देखें कि आप जानते हैं कि जरूरी क्यों था, यह कदम उठाना जरूरी क्यों था। अब हम इसकी बात करें कि भारत सरकार ने जो कदम उठाया ये जरूरी क्यों था, आवश्यक क्यों था। आवश्यक इसलिए था क्योंकि भारत के जो कंपनियां थी उनके शेयर के दाम गिर रहे थे और लगभग 30% उनके शेयरों के दाम गिरे हुए हैं, पहला। और ऐसे में जब शेयरों के दाम गिरे हुए हैं तो उन कंपनियों के स्वामित्व में, उनकी अंशधारिता में कोई परिवर्तन ना हो,
उनकी अंशधारिता में कोई अवसरवादी ताकत आके परिवर्तन ना करे, उनकी अंशधारिता को प्रभावित ना करे, इसके लिए भारत सरकार ने ये कदम उठाया है। दूसरा, आप जानते हैं कि ऐसे किसी भी देश का, जो भी हमारा देश है, जैसे चीन की हम बात कर रहे हैं, तो चीन का उद्देश्य यहाँ पे निवेश करने का नहीं था, उसके अपने सामरिक हित थे, आर्थिक हित थे, सामरिक और ज्यादातर सामरिक हितों के लिए चीन ने यह कदम उठाया था, जिसके लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम उसके प्रत्युत्तर में कोई नीति बनाएं जिससे हम अपनी कंपनियों के शेयरों को गिरने से बचा सकें और उनको बेहतर स्थिति में रख सकें। ठीक है, क्योंकि अंशधारिता, यदि चीन इसमें निवेश कर जाता तो क्या होता, अंशधारिता परिवर्तित हो जाती, और अंशधारिता परिवर्तन को रोकने के लिए यह कदम उठाना जरूरी था। दो चीज हो गया। फिर अगर चीन का शेयर बढ़ जाता तो क्या हो जाता, जो आंतरिक कंपनियों का जो आंतरिक मामला था, कंपनियों के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप होता, और आंतरिक मामलों में जब हस्तक्षेप होता तो जो नीतियां बनती वो उन नीतियों में चीन की हिस्सेदारी रहती, और जो नीतियां बनती, निश्चित रूप से चीन हमारा प्रतिद्वंदी है, तो जो भी नीतियां यहाँ पे बनती वो भारत के हित में नहीं बनती, भारत के पक्ष में नहीं बनती, इनका झुकाव चीन की भी तरफ होता। तो ऐसी किसी भी कदम को रोकने के लिए कि भविष्य में चुनौतियों का सामना ना करना पड़े भारतीय कंपनियों को, भारतीय अर्थव्यवस्था को, इसके लिए ये कदम उठाना जरूरी हो गया था। अब यदि हम बात करें तो इससे लाभ क्या होगा, इस कदम से लाभ क्या होगा, तो सबसे पहले जो कंपनियों के शेयर हैं, जो शेयर अभी कम हुआ है, लगभग 30% कम हुए हैं शेयरों के दाम, तो जो शेयर अभी इतना गिर गया है, कंपनियों का जो शेयर गिर गया है, इसमें यदि हम किसी अवसरवादी ताकत को रोक लेते हैं निवेश करने से, तो क्या होगा, ये कंपनियां जो है सुरक्षित रहेंगी, इनकी अंशधारिता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर होगा। दूसरा है कि अब जब नियम हमने बदल दिया है, जब हमने नियमों में बदलाव कर दिया है, तो यदि इस तरह की अवसरवादी कोई भी ताकत आती है, ठीक है, अवसरवादी कोई भी ताकत भारत में निवेश करने आती है, तो नए नियमों के अंतर्गत उसको कहां से, गवर्नमेंट से, भारत सरकार से परमिट लेना पड़ेगा, और जब भारत सरकार से परमिट लेना पड़ेगा तो भारत सरकार निश्चित रूप से उस कंपनी का निवेश करने का उद्देश्य क्या है इसको भी जानने का प्रयास करेगी, और जब भारत सरकार इसको जानने का प्रयास करेगी तो निश्चित रूप से जो कंपनी जिस वजह से भारत में आना चाहती थी वो चीजें स्पष्ट होंगी। यदि मांग जायज होगी, उसका निवेश लगेगा कि नहीं, वो निवेश के ही कारण आ रही है भारत में, तो उसको परमिट मिलेगी। अगर कोई अवसरवादी या किसी अन्य विकल्प की तलाश में भारत आ रही है तो निश्चित रूप से उसको परमिशन नहीं दी जाएगी नए नियमों के तहत। और इसमें सभी स्थलरुद्ध देशों को सभी जो भारत से स्थलीय सीमा साझा करते हैं उन देशों को शामिल किया गया है, लेकिन इसका जो लक्ष्य है वो चीन ही है, ठीक है, क्योंकि हमारा कोई भूटान से निवेश तो बहुत ज्यादा नहीं है, हो सकता है कुछ हो लेकिन हमें तो नहीं पता। दूसरा, नेपाल जो है वहां से भी निवेश नगण्य आता है हमारे लिए, तो मेन जो था वो चीन को ही रोकना था, ठीक है। और इससे तीसरा क्या फायदा होगा कि हवाला कारोबार रुकेगा। कैसे रुकेगा? मान लीजिए चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन कोई भी कंपनी खोलकर भारत में निवेश करना चाहे, एफडीआई के माध्यम से काले धन को भारत में खपाना चाहे, भारत में आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां बढ़ाना चाहे, आंतरिक जो हमारी चुनौतियां हैं, आतंकवादी गतिविधियां, उग्रवादी गतिविधियां, नक्सलवाद को फंडिंग करना चाहे, यदि चीन इस मौके का लाभ उठा के, तो निश्चित रूप से इससे क्या होगा, हवाला कारोबार भी रुकेगा, यदि उसकी सोच ऐसी रही होगी तो। और हवाला कारोबार को रोकने के लिए हमने पहले ही बांग्लादेश और पाकिस्तान को इस श्रेणी में रख लिया था, अब इसमें अन्य देशों को भी हमने नए नियमों के तहत जोड़ा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इससे लाभ क्या होगा वो हमने देख लिया, क्यों आवश्यक था वो हमने देख लिया। अब हम निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में हम लिखेंगे, हालांकि
वर्तमान परिवेश को देखते हुए भारतीय कंपनियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए यह कदम उठाया जाना आवश्यक था। लेकिन इस कदम से कुछ नुकसान भी होगा। नुकसान क्या होगा वो भी आपको लिखना है निष्कर्ष में। इस कदम से नुकसान क्या होगा? आप जानते हैं जब कोई निवेश आता है तो इसको एक बोलते हैं ग्रीन इन्वेस्टर, ग्रीन, और एक बोलते हैं ब्राउन। ठीक है, ब्राउन मतलब कोई कंपनी चल रही है उसमें और निवेश आता है। ग्रीन मतलब कोई कंपनी अभी चली नहीं है, स्टार्टअप के स्तर पर है, प्रारंभिक स्तर है, और उसमें जो निवेश आता है उसको बोलते हैं ग्रीन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ग्रीन इन्वेस्टर और जो ब्राउन इन्वेस्टर थे, इसमें नुकसान कैसे होगा? जैसे आप जानते हैं चीन जो है, चीन से बहुत सारी मोबाइल कंपनियां हैं। ठीक है, बहुत सारी मोबाइल कंपनियां हैं जो भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगा रही हैं, अपने आप को स्थापित कर रही हैं। ऐसे में जब हम ये नियम लगा दिए कि आपको गवर्नमेंट से परमिट लेनी होगी, सरकार से अनुमति लेनी होगी, तो लेट लतीफी भी बढ़ेगी, और इसके कारण जो निवेशक हैं, जो मोबाइल कंपनियों वाले निवेशक थे, हो सकता है वो भारत में आने से अब बचना चाहें, क्योंकि जो नियमों में परिवर्तन हुआ है वो चीन को विशेषकर है। तो एक नुकसान ये होगा कि मोबाइल की बहुत सारी चीन की कंपनियां, जैसे शाओमी ले लीजिए, बहुत सारी चीन की कंपनियां मोबाइल की वो भारत में निवेश कर रही थी, और अभी आने वाले समय में बहुत सारी मोबाइल की कंपनियां भारत में आती, तो इसमें ग्रीन जो इन्वेस्टर हैं ये प्रभावित होंगे। ब्राउन इन्वेस्टर मतलब जब कोई कंपनी हमारी चल रही है, उसमें मान लीजिए कोई मोबाइल की ही कंपनी है चल रही है, उसमें और निवेश की आवश्यकता है, तो वहां भी समस्या होगी। लेकिन यदि ये मांग जायज है तो निश्चित रूप से सरकार उसको अनुमति देगी और ये सफल होंगे। लेकिन क्या होता है कि जब बार बार हम नियमों को बदलते हैं और किसी देश विशेष के ध्यान में रखते हुए नियमों को बदलते हैं, तो वहां के जो निवेशक होते हैं वो आने से बचना चाहते हैं, किसी अन्य देश में जाना प्रेफर करते हैं जहां पर उनको इस तरह की समस्याओं का चुनौतियों का सामना ना करना पड़े। तो ये जो मोबाइल वाला निवेशक था जो चीन से बहुतायत मात्रा में आता था, यही एक नुकसान हमें दीर्घ काल में दिख रहा है, यही एक नुकसान हमारा हो सकता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि वर्ष यदि हम देखें पिछले वित्तीय वर्ष में, तो हमारे यहाँ जो आया था लगभग $49 बिलियन का निवेश आया था। पिछले वित्तीय वर्ष में $49 बिलियन का निवेश हमारे यहाँ आया था। तो इस तरह से देखा जाए कि भारत जो है टॉप 10 देशों में शामिल है, सर्वश्रेष्ठ 10 देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा एफडीआई निवेश होता है। तो ऐसे में कुछ चिंताएं भी हैं लोगों के भी कि जो निवेशक हैं हमारे आने वाले वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला है। हो सकता है सरकार एक बार सब कुछ सामान्य होने के बाद इन नियमों में ढील दे, पूर्व के नियमों को ही कार्यान्वित करे। तो आपको इससे एक समन्वित उत्तर कैसे लिखा जाए वो आप लिख सकते हैं। सबसे पहले निष्कर्ष में आप इस बात को जरूर दिखाएंगे एक लाइन में कि इससे जो हमारे ग्रीन इन्वेस्टर थे और जो हमारे ब्राउन इन्वेस्टर थे उनके प्रभावित होने की संभावना भी है। तो उम्मीद करता हूं एक बेहतर उत्तर इस प्रश्न पर कैसे लिखा जाए समझाने में सफल हो पाया हूं। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। कल फिर मिल जाएंगे हम आपसे। यदि नहीं अच्छा लगा है, नहीं शेयर करेंगे, तो भाई हो सकता है कल ना मिले। तो आपके ऊपर है। यदि अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, एक शेयर तो बनता है। यदि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप भी हमारे साथ कुछ सहयोग कर सकते हैं। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। नमस्कार, आदाब, धन्यवाद।